हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान की श्रृंखला को आगे लेके चलते हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ संविधान में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बच्चा है जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे किसी भी कार्य में, जैसे कि किसी बीड़ी उद्योग में या फिर होटल में, भोजनालय में, ठीक है, उसे इस काम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और अनुच्छेद देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्त, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्सम का प्रतिषेध। ठीक है, इन सारे आर्टिकल्स के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो आप वीडियो पर बहुत ध्यान से बने रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ठीक है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अभी मैंने आपको बताया, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी आर्टिकल 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 17 के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान दीजिए। आर्टिकल 17 कहता है, भारत में छुआछूत का अंत करने के लिए संसद द्वारा 1955 में भारतीय अस्पृश्यता प्रतिषेध अधिनियम का निर्माण किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो दोषी व्यक्ति होगा उसे 1000 रुपये का जुर्माना, ठीक है, 1000 रुपये का जुर्माना और 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है, या फिर दोनों ही उसको चार्ज किया जा सकता है, 2 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना। ठीक है, वर्तमान समय में अस्पृश्यता का उन्मूलन जो आर्टिकल 17 है, इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं दोस्त, ये भी आपको याद रखना है। मैं इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करूंगा, आप वीडियो पर लगातार बने रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, बताइए कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) क के तहत वर्णित वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना जाता है। ठीक है, वैसे हमारे भारत में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, जिनमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ, संगम, संगठन या फिर संस्था आदि बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में अबाध यानी बिना रोक टोक के भ्रमण कर सकता है। ठीक है, कोई भी नागरिक संपत्ति अर्जित कर सकता है, धारण कर सकता है एवं अपनी इच्छा अनुसार खर्च या व्यय कर सकता है। इस आर्टिकल को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ओके, चलिए, और यहाँ पे जो दिया गया है कि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है दोस्त, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये जो
6 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल की गई है। शाकल पेपर बनाम भारत संघ का मामला था, उसमें यह कहा गया था कि अनुच्छेद 19(1) क के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है। ठीक है, और 19(1) क में ही कहा गया था कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना पाने का अधिकार भी अंतर्निहित है। ठीक है, सूचना पाने का अधिकार विधिक अधिकार है। ठीक ना। 12 अक्टूबर सन 2005 को संसद द्वारा सूचना के अधिकार को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ठीक है, बताइए कौन सा अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को ही अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय या आत्मा कहा था। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही 5 प्रकार की रिट प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है एवं 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है बताइए? न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बिल्कुल मौलिक अधिकारों का संरक्षक है हमारी न्यायपालिका। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। ठीक है, यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार 1। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है बताइए? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर 12वें भाग के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया है। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी जस्ट बताया है। बताइए संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा। देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। यह अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार मात्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिए। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार।
किस में प्रदान किया गया है? बताइए। 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस में प्रदान किया गया है? बताइए। शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, संविधान यानी 86वां संशोधन सन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करेगा। ठीक है, इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मानवाधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है यूके, सी सोवियत संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अमेरिका से लिया गया था, कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। ठीक है, संविधान से ये अमेरिका से लिया गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? हमारे भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या फिर 5? बिल्कुल, स्टार्टिंग में दोस्त हमारे संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे शुरुआत में। ठीक है, बाद में फिर क्या हुआ था कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, अब मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, प्रारंभ में कितने? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है, ये हमें अब प्रदान किया गया है। यानी कि वर्तमान समय में हमें कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या फिर मूल अधिकार दिए गए हैं? कई बार रिपीट हुआ, कई बार इस बात को मैंने ये चीज़ें रिपीट की हैं। अब आपको याद हो गया होगा कि किस भाग में मूल अधिकार को प्रदान किया गया है या मूल अधिकार को रखा गया है। ठीक है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं या मूल अधिकार को रखा गया है, बताया गया है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अध्याय 3 यानी भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता को गारंटी या फिर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत क्या है? संघ एवं उसका राज्य। ठीक है, अंतर्गत नागरिकता को बताया गया है। ठीक है, तथा भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता और भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य है। और भाग 3 में क्या है? अध्याय 3 में क्या है? 12 से 35 में वो क्या है? मूल अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? बताइए, किस स्थिति में
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। ठीक है, 5 प्रकार के रिट मैंने आपको बताया अनुच्छेद 32 में प्रदान किया जाता है। 5 प्रकार का रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, 5 प्रकार के रिट आर्टिकल 32 में बताया गया है, जिसमें 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। बताइए किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है सशरीर प्रस्तुत करो? ठीक है, सशरीर प्रस्तुत करो, यह किस रिट का शाब्दिक अर्थ है? 5 प्रकार की रिट मैंने आपको बताया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक कैसा अधिकार है? जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर धार्मिक अधिकार है? बताइए। बिल्कुल जीवन जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।